हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी का स्वागत है विक्ट्री मेंटरशिप आपके प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मेरा नाम सीमा है। जैसे कि आपको इतने दिन से क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो नाम तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो आप सभी फ्रेंड्स अपनी आज की क्लासेस लेने के लिए अच्छे से शांत जगह पे बैठ जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और आज की क्लासेस में हमारा सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक है आपका वेवल योजना। ठीक है, वेवल योजना जो आपके 1945 में लाई गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाए। और आप सभी को एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका एग्जाम्स होने वाला है पैट का, और उस पैट के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट अपियर होंगे, वो स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट्स को तैयार कर ले और अच्छे से उसको रिवाइज कर ले। अभी भी आपके पास में पूरा एक महीना है, क्योंकि 29 को अगर आपका एग्जाम है तो आज 28 डेट है, उससे ठीक एक महीने के बाद आपका एग्जाम है। तो आप इस एग्जाम में अच्छे से लग जाइएगा। ठीक है, तो वेवल योजना के बारे में देखते हैं। वेवल योजना भी लाई गई थी, वो क्या थी? आपकी संवैधानिक सुधारों के लिए लाई गई थी। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस में हमने क्लिफ्ट प्रस्ताव को देखा था। क्लिफ्ट प्रस्ताव क्यों आपका असफल रहा था? क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे वो ना तो आपके कांग्रेस को पसंद आए, ना ही आपके मुस्लिम लीग को। ठीक है, तो इसी की आपकी क्लिफ्ट प्रस्ताव की सफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन भी एक बार क्या हो जाता है, आपका असफल रहता है कहीं ना कहीं। और फिर आपकी वेवल योजना लाई जाती है। वेवल योजना जो आपकी आई जाती है वो कब आती है? 1945 में ये आपकी योजना आती है। ठीक है, 1945 में इस योजना को लाया जाता है, जिसमें आपके सभी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। वह वेवल योजना में प्रावधान किया गया था। ठीक है, क्या प्रावधान था? कि सभी प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी, जहाँ पे उन्होंने आपके पहले बोला गया था कि जितने भी प्रांत थे, ठीक है, वो या तो स्वतंत्र या तो आपके संघ में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र रह सकते हैं, यानी कि अलग से अपना संविधान बना के रह सकते हैं। इस प्रावधान में सभी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार होगी। भारत का संविधान स्वयं भारतीय बनाएंगे। ठीक है, इस आपके मिशन में क्या प्रावधान था? कि भारतीय जो संविधान होगा वो स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में शिमला सम्मेलन आया था 1945 में। ठीक है, तो वेवल योजना के बाद में ही शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। लेकिन शिमला सम्मेलन में आपकी कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी बैठ के बातें करते हैं। ठीक है, कैसे संविधान का प्रावधान होगा। मुसलमानों के लिए जो अलग देश की बात की जा रही थी, अलग पृथक निर्वाचन की बातें हो रही थी, दलितों के लिए हो। ठीक है, ये सभी के लिए एक शिमला मिशन बुलाया गया था। ठीक है, तो इस शिमला मिशन में जो आपके 1945 में आया था, तो इसमें कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया था कि क्या? कि भारत जो है, यानी कि आपका जो वेवल योजना लाई थी, तो इस वेवल योजना को कांग्रेस स्वीकार इसलिए करती है क्योंकि भारत को खुद संविधान बनाने के लिए सिर्फ भारत के लोगों के हाथ में दे दिया था, कि उसमें आपके ब्रिटेन के लोग शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए स्वीकार कर लेते हैं। मुस्लिम लीग ने पहले तो इसको क्या कर दिया, आपके अस्वीकार कर लिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के गठन का इसमें क्या था? उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, संविधान बनाने की बात कही थी, लेकिन ये आपके वेवल योजना में ये प्रावधान नहीं था कि दोनों ही धर्म अपने लिए अलग अलग संविधान बना के अपने लिए अलग अलग देश को बंटवारा कर ले। ठीक है, तो ये प्रावधान नहीं था, इसलिए शिमला सम्मेलन में आपके मुस्लिम लीग निराश हुई। ठीक है, उसके बाद में आपका कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन जो है वो आपका 1946 में भारत आते हैं। ठीक है, और इस कैबिनेट मिशन में आपके क्या प्रावधान किए जाते हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आए थे, जिसमें 3 व्यक्ति थे, 3 सदस्य थे आपके इंग्लैंड के लोग। को कौन कौन थे, इनके नाम ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वह थे आपके पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 आपके व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। उसके बाद में इसने क्या क्या प्रावधान किए थे कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए? तो वह था पहला, भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा को निर्मित करना।
दूसरा था केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना, ठीक है, यानी कि केंद्र में एक अस्थायी सरकार। कैबिनेट मिशन योजना की प्रमुख बातों में अगर देखा जाए तो वह थी कि भारत के लिए एक संघ बनाया जाएगा, यानी कि भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के लोग, यानी कि ब्रिटिश भारत में जितने भी प्रांत हैं वह लोग, भारत के जितनी भी देसी रियासतें हैं वो लोग इसमें शामिल होंगे और उसके बाद में एक भारत का क्या बनेगा, संघ बनाया जाएगा, ठीक है। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी, जितने भी प्रांत हैं उनको पूर्ण लोकतंत्र यानी कि उनको पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वो भारत के साथ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, या वो अलग रहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार जो थे वो केंद्रीय सरकार के अधीन में आएंगे, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके फॉरेन के डिसीजंस होंगे आपके प्रतिरक्षा को लेके, यानी कि आपकी जो अभी रक्षा का क्षेत्र है वो हुआ, संचार हुआ, ये सारे के सारे सेंटर के हाथ में होंगे, जो आपके वर्तमान में भी केंद्र सूची में ये विषय है, ठीक है। और जितनी भी आपकी अवशिष्ट शक्तियां बचेगी वह आपके किसको दे दी जाएगी, केंद्र को दे दी जाएगी, ठीक है, यानी कि आपके वायसराय जो थे उसको अवशिष्ट शक्तियां दे दी जाती थी। भारत के भावी संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का यहाँ पे गठन किया जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान जो है वो भारतीय लोगों द्वारा बनाया जाएगा, इसके लिए एक संगठन बनाया जाएगा और जिसमें संविधान सभा का संगठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे बनाया जाएगा, यानी कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें जितने भी प्रांत की विधानसभाएं हैं और जितने भी देशी रियासतें हैं उन रियासतों से मिलकर आपका एक संविधान का गठन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। उसके बाद में आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग की इस कैबिनेट मिशन में अपने अपने क्या प्रतिक्रिया, यानी कि क्या अपने अपने डिसीजंस रहते हैं, वो कैबिनेट मिशन का किसने अस्वीकार किया, किसने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम ने इस पे क्या अपनी राय दी, ठीक है। तो कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, ठीक है, कांग्रेस कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लेती है। स्वीकार क्यों किया था, क्योंकि अलग संविधान की बात की गई थी, संघ बनाने की बात की थी, ऑलमोस्ट ऐसी सारी चीजें जो हमारे भारतीय लोगों की डिमांड थी, ठीक है, क्योंकि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की इसने क्या की थी, बात की थी कैबिनेट मिशन में, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान के गठन की मांग को क्या कर दिया था, इन्होंने अस्वीकार कर लिया था कैबिनेट मिशन ने। मुस्लिम लीग द्वारा इस मिशन को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। पहले तो आपकी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर लेते हैं मुस्लिम लीग, क्योंकि अलग पाकिस्तान की डिमांड को उन्होंने अस्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके जो पंजाब थे, आपके बंगाल थे, उन प्रांतों में जो अपने मुस्लिम लीग को लेकर प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को उन्होंने सपोर्ट किया था, इसलिए बाद में मुस्लिम लीग जो क्या है इसको स्वीकार कर लेती है, क्योंकि केंद्र सरकार में भागीदारी का इनको क्या मिल रहा था, अवसर प्राप्त हो रहा था, ठीक है, किसको, मुस्लिम लीग को। इसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 1946 में। अंतिम सरकार का गठन आपका क्यों किया गया था, तो ये ध्यान रखना है कि इस गठन में आपके जो प्रतिनिधि थे वो लियाकत अली थे, जो वित्त मंत्री थे, ठीक है। लेकिन बाद में आपके लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हो जाते हैं, दोनों में मतभेद हो जाते हैं और इसी मतभेद के बाद में अंतिम सरकार का गठन किया जाता है, जो आपकी 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई, यानी सीधी बात अब, ठीक है, क्यों, क्योंकि लियाकत अली जो उस समय के आपके इसके प्रतिनिधि कर रहे थे मुस्लिम लीग का, तो वही आपके जो कांग्रेस थी, ठीक है। तो कांग्रेस के द्वारा इस दोनों में प्रतिक्रिया ये हुई थी कि काफी देर बाद, काफी दिनों से समझाने के बाद भी, देर बाद नहीं, काफी दिनों से समझाने के बाद में भी उनकी एक ही डिमांड थी पाकिस्तान की, वो थी आपकी अलग पाकिस्तान, ठीक है, उनको अलग पाकिस्तान, जिन्ना साहब की एक ही जिद थी, उनको अलग पाकिस्तान ही चाहिए, ठीक है, ताकि पाकिस्तान के गठन की मांग को स्वीकार कराया जाए। बंगाल में लीग के मुख्यमंत्री जो थे आपके सोहरावर्दी द्वारा इसी दिन उनको छुट्टी घोषित किया और ब्रिटिश सरकार द्वारा लीग को अप्रत्यक्ष सहयोग
और समर्थन के लिए सांप्रदायिक इसमें दंगे भी हुए थे। ठीक है, उसके बाद में आपका इटली का घोषणा पत्र आता है। ठीक है, इटली का घोषणा पत्र जो आपके 1947, और यही 1947 का दिन है। और इस घोषणा के बाद में माउंटेबल योजना को भेजा जाता है, और इस माउंटेबल योजना के बाद में आपके भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी इटली के द्वारा एक डेडलाइन दी गई थी। ठीक है, और उस डेडलाइन के थ्रू भारतीय लोगों को और मुस्लिम को, दोनों को ही आपके एक आदेश दे दिया गया था कि अगर आप 30 अगस्त मतलब अगस्त 1948 तक, ठीक है, यानी कि 47 तक अगर आप दोनों डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर उसका निर्धारण हम करेंगे कि कौन ब्रिटेन कौन शासन यहाँ पे करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन पाकिस्तान से अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से आपके इटली का घोषणा पत्र 1947 में किया गया था, यानी कि इटली उस समय आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इटली कौन थे? ब्रिटेन के पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा आपकी ये घोषणा की गई थी। तो भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के मद्देनजर देखते हुए इटली ने इस घोषणा पत्र प्रस्ताव को पेश कर दिया। सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम, हिंदू आपके अपने धर्म के लिए अलग अलग जगह से क्षेत्रों के लिए डिमांड करने लग गए थे। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय दबाव तो आपको पहले ही बताया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तो ब्रिटेन पूरी तरह से उसमें असफल हो चुका था। एक तरीके से अपने ही काम किए गए क्रिया आपके कामों को लेके वो पूरी तरह से तंग आ चुका था। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, जिन्होंने फरवरी 1947 में इसकी घोषणा कर दी, और जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद कर देगी। ठीक है, यानी कि जून 1948 के बाद में ब्रिटेन यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी और भारत भारतीयों के लोगों के लिए होगा। माउंटेबल योजना बनाई गई, जिसमें भारत के विभाजन की क्या की गई थी? योजना बनाई गई थी। ठीक है, माउंटेबल योजना को भारत में भेजा जाता है, और इसके बाद में योजना बनाई जाती है आपके कि भारत को विभाजित कर दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान अलग देश होगा। माउंटेबल ने भारत आने के बाद में जो इनको एक एनालिसिस किया, और उन्होंने ये अनुभव किया, फील किया कि कांग्रेस क्या चाहती है? भारत। तो मुस्लिम लीग विभाजित भारत चाहता है, यानी कि पाकिस्तान की मांग चाहता है। ठीक है, और दोनों ही जो समझौते हैं वो एक दूसरे से करने में असंभव है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान सिर्फ अपना लक्ष्य चाहती थी, लेकिन भारत चाहता था कि मुस्लिम लीग अलग डिमांड ना करे, यानी कि अलग पाकिस्तान ना बनाए, वो भारत के साथ में ही शामिल रहे। ठीक है, दोनों के बीच में ही आपके इतने मतभेद थे कि उसको सुलझाना असंभव था, और इसका सॉल्यूशन या उसका एक ही आपका समझौता हो सकता था, वो था भारत और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, देश में सांप्रदायिक वातावरण को बहुत ही इसमें क्या हुआ था? खराब हो चुका था, हर जगह दंगे शुरू हो गए थे धर्म को लेके। ठीक है, पूरे देश में जगह जगह पर हिंदू और मुस्लिम के दंगे चल रहे थे। गांधी जी द्वारा भारत के विभाजन की सहमति देने के बाद में माउंटेबल ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रकाशित कर दी, जिसे माउंटेबल योजना कहकर पुकारा गया। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि माउंटेबल योजना कब आई थी? ठीक है, तो माउंटेबल योजना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि माउंटेबल योजना जो थी वो आपके 3 जून 1947 को आई थी। ठीक है, जिसने देश के विभाजन की बात की थी। उसके बाद में माउंटेबल योजना के बाद में सारी बातचीत के बाद में जब माउंटेबल को लगा कि नहीं, अब वो परिस्थिति नहीं रही है कि इसमें और भारत के लोगों पर शासन किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो चुकी है जिसमें अगर ब्रिटेन कोई एक्शन लेता है तो शायद वो ब्रिटेन के लिए बहुत ही अब हावी हो जाएगा। इसलिए माउंटेबल ने इटली से
बातचीत के माध्यम से इस घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया और घोषणा पत्र में आपके इस एक्ट को पारित कर दिया था। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से भारत को वायसराय केंद्र का, जबकि राज्य के गवर्नर राज्य के संवैधानिक प्रावधानों को यहाँ पे क्या कर दिया, घोषित कर दिया। इसमें मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य किए जाएंगे। साथ में ही भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई और भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों का यहाँ पे गठन कर दिया। ठीक है, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से एक गठन कर दिया कि आज से भारत और पाकिस्तान दो अलग देश होंगे। यहाँ से आपके मंत्रिपरिषद के द्वारा सारे कार्य किए जाएंगे। ब्रिटेन का हमेशा के लिए भारत से जो संप्रभुता थी वो समाप्त कर दी जाएगी इस घोषणा के बाद में। ठीक है, इसी के बाद में आपके मध्य रात्रि को, ठीक है, जब आपके दो राज्य बढ़ जाते हैं तो कब, मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, और ये आपके दो देश बन जाते हैं। जो 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ 1947 और वहीं पे आपका 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान, ठीक है, 14 अगस्त को कौन, तो पाकिस्तान आपका जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता में कौन कौन से ऐसे सहायक तत्व देखे गए थे जिसके बाद में, ठीक है, इन दोनों की घोषणाएं हो चुकी थी। तो जब आपका भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, इस स्वतंत्रता के बाद में आपके ऐसा नहीं कि सारे के सारे जितनी भारत का क्षेत्र था वो शामिल हो चुका था, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को जब अलग भारत दे दिया, आपका अलग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान जब दे दिया गया था, जिसमें आपके जो बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का पार्ट था और पूर्वी पंजाब का जो पार्ट था, ठीक है, इसको डिवाइड करके जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी वो आपके कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। बची हुई आपकी जो पश्चिम पंजाब हुआ या आपके पूर्वी बंगाल हुआ, इसको भारत में आपकी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में भी कई ऐसे रजवाड़े थे यहाँ पे, जैसे आपने जूनागढ़, हैदराबाद या कश्मीर को देखा, जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन ये हमारे भारत के संविधान के लिए क्या था, एक बंद नहीं था, यानी कि हमें एक ही संविधान चाहिए, एक ही नागरिकता चाहिए। ठीक है, तो जो भी भारत में रहेगा वो सिर्फ यहाँ पे जो आपका हेड होगा वो संविधान होगा, वो आपकी संसद होगी। ठीक है, तो इसलिए हैदराबाद और जूनागढ़ को सैनिक विद्रोह के माध्यम से इनको क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। लेकिन वही आपको कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर आज आप सुनते हैं, जम्मू कश्मीर भी आपके भारत में शामिल हो जाता है। और इसका रीजन था कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने साथ शामिल करने के लिए क्या कर दिया था, उस पर अटैक कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में जनसंख्या तो मुस्लिम थी, लेकिन वहां का शासक जो था वो हिंदू था। ठीक है, तो इसके लिए फिर उन्होंने आपके भारत के साथ में समझौता करके वो आपके भारत में पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर में भारत के साथ में शामिल हो जाती है। हैदराबाद और आपके जो जूनागढ़ की बात की जाए तो वहां पे जनसंख्या हिंदू की थी, लेकिन वहां पे शासक मुस्लिम था, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ में शामिल होना चाहता था। ठीक है, तो उन दोनों को भी भारतीय सैनिकों के माध्यम से शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपको पता है कि वर्तमान में हमारे भारत में एकल नागरिकता है, एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर भी अब भारत का हिस्सा है। तो पहले नहीं था क्या, पहले था, लेकिन वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से उनको स्वतंत्र रख दिया गया था। स्वतंत्रता का मतलब था कि वो भारत का हिस्सा तो था, लेकिन उसके लिए एक अलग संविधान था, उसके लिए एक अलग कुछ कानून थे। ठीक है, लेकिन जो भी विदेशी कानून फॉलो होते थे उसका साथ आपका वो सिर्फ भारत के ही जो भी रूल रेगुलेशन थे वो आपके कश्मीर में भी फॉलो होते थे। तो अब कश्मीर भारत का हिस्सा पूर्ण तरीके से इसलिए है क्योंकि जब 2019 में, ठीक है, भारत में कश्मीर को शामिल कर दिया और उसके जो अलग से संविधान का जो एक्ट बना हुआ था, जो अलग से एक राज्यपाल का एक्ट जो था, उस क्या कर दिया, हमेशा के लिए वहां से समाप्त कर दिया जाता है। तो आज से हमारे भारत में 28 स्टेट एंड आपके 8 जो है आपके क्या है, यूटी है। ठीक है,
यानी कि आपकी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो वर्तमान में स्टेट कितने हैं आपके? तो स्टेट है आपके 28। क्यों? क्योंकि पहले जो था आपका ये राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसको डिवाइड करके आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? यूटीज, तो यूटीज भी 8 है, ठीक है, 28 8, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है जो सीधा पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले आपके 9 थे यूनियन टेरिटरी और अब 8 है। तो 8 क्यों है? तो आपको दमन और दीव और नागर नगर की जो हवेलियां देखी होगी उसको आपको एक कर दिया गया था, ठीक है, जो पहले दोनों अलग अलग थे, इसलिए अब मिला के 8 हो गए हैं टोटली। तो आपको ये 8 ध्यान में रखना है, ठीक है। 28 तो आपकी स्टेट है और यूटी जो है वो आपकी 8 है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपके जो सहायक तत्व अगर देखे जाए तो वो थे आपके, इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव था, इसलिए भारत को स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सैनिक विद्रोह, कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार कर लेना, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी उस समय, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की उदारवादी सरकार बन गई थी, और चीन जैसे देशों का अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था ब्रिटेन पे, ठीक है। यानी कि क्यों भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन जो है वो तैयार हो गई थी, तो उसके सारे रीजन दे रखे हैं, क्योंकि विभिन्न भारत में अपने विभिन्न क्षेत्रों पे पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ गए थे, आपके सैनिक विद्रोह किए गए ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे अलग से उनकी सरकार बन जाती है ब्रिटेन में, और चीन का दबाव रहा था ब्रिटेन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी टॉपिक जो आपका मेन 1947 तक का था, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्वतंत्र भारत तक का, ठीक है, तो वो हमने कवर अप किया। अब इसमें से कुछ आपके ऐसी पत्रिकाएं हैं जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पत्रिकाओं को मैंने यहाँ पे आपकी शामिल किया है, ठीक है। उन पत्रिकाओं को आपको एक एक को रटना है, रटने का इन द सेंस आपको अगर ऐसे कुछ मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट अगर कह रही हूँ, क्वेश्चंस नोट डाउन करा रही हूँ, तो उसको आप ध्यान से रखिएगा कि वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पत्रिका जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका किसकी थी? अब ये किस भाषा में थी, इतना अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, इतना अगर आपसे याद नहीं हो रहा है अभी के लिए, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अल हिलाल पत्रिका आपके मौलाना अब्दुल कलाम जी की थी, ठीक है। तो यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस बनता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे, जिसको मैं अगर इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, बाकी चीजें बार बार आप रीड करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। फिर आपका अल बिलाल जो था, ठीक है, ये उर्दू में मौलाना अब्दुल कलाम का ही था, ठीक है, यानी कि इन्हीं का था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, अल हिलाल का ही पूछा जाता है, ठीक है। फिर है कामरेड, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कामरेड। तो कामरेड पत्रिका जो थी वो आपकी अंग्रेजी में थी, कुछ शब्द जो है वो आपको डायरेक्ट भाषा का ज्ञान दे देते हैं। कैसे? अल हिलाल आप समझते हैं उर्दू भाषा, यानी कि एक आपके मुसलमान व्यक्ति की, मौलाना अब्दुल कलाम जी की थी, तो उनका उर्दू भाषा ही होगा क्योंकि उनकी लैंग्वेज उर्दू थी, ठीक है। कामरेड से आप ध्यान रख सकते हैं कि कामरेड वर्ड कैसा एक इंग्लिश का वर्ड शो अप कर रहा है, ठीक है। और ये किसकी थी? तो जिन्ना साहब की, ठीक है, आपके महबूब अली जिन्ना साहब की कामरेड पत्रिका। फिर आपकी अमहर्द हुई, अमहर्द पत्रिका उर्दू भाषा में थी, ये भी आपकी जिन्ना साहब की थी। तो मैं जिस पे क्रॉस लगा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं करना, ये एग्जाम के लिए है ही नहीं है, कभी बार घुमा के पूछ लिया जाएगा जब एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो ये आप चीजें जो है थोड़ा बहुत माइंड में रखिएगा। अब गदर जो है ये किसका था? जो अंग्रेज और आपके अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में था, ये लाला हरदयाल का था, ठीक है, लाला हरदयाल। गद्दर नाम से एक चीज क्या आएगा कि गदर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपके काफी बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। फिर है प्रताप पत्रिका, ठीक है, ये प्रताप पत्रिका जो है इसे ये 50% आप लेके चलिए। जो अपने स्टेट में एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि आपके हिंदी का है, गणेश चंद्र विद्यार्थी द्वारा ये निकाला गया था, ठीक है।
तो ये आपके प्रताप पत्रिका थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस मैं नोट डाउन करा रही हूँ उसमें से 3 इसमें से इम्पोर्टेंट है पत्रिकाएं आपके। उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी और रॉबर्ट नाउट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर आपके स्टेटमेंट की है जो रॉबर्ट नाउट की है। अमृत बाजार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अमृत बाजार बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष के द्वारा लिखी गई थी, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सोम प्रकाश बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा ये पत्रिका थी। केसरी तथा मराठी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक 2 पत्रिकाएं निकाली थी और इस आंदोलन का प्रचार किया था उन्होंने, ठीक है। तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मराठी और अंग्रेजी भाषा में, यानी कि आपका केसरी मराठी में था तो आपका मराठा अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी। फिर कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी भाषा का था, किसका, एनी बेसेंट का, ठीक है। यानी कि एनी बेसेंट में कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया, ठीक है, क्या थी, न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया नामक 2 पत्रिकाएं चलाई थी और दोनों ही एनी बेसेंट की पत्रिकाएं थी, जिन्होंने होम रूल आंदोलन आपके 1916 में हुआ था उसका नेतृत्व करने के लिए, यानी कि जनता को उस माध्यम से समझाने के लिए इस दोनों पत्रिकाओं की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके स्लाइड से बन रहे हैं, नोट करते जाएंगे आप सभी अपने नोटबुक में। उसके बाद में यंग इंडिया, ठीक है, तो यंग इंडिया पत्रिका जो है ये अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी जी की थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महात्मा गांधी की पत्रिका थी, ठीक है। फिर नवजीवन, नवजीवन जो हिंदी और गुजराती की थी, ये भी किसकी थी, महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी से संबंधित आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए महात्मा गांधी जी से संबंधित टॉपिक पूछ लिया जाता है, वह उनके जीवन काल से लेकर, उनके आंदोलन काल से लेकर या उनकी पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद में हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी, ठीक है, जो हिंदी और गुजराती भाषा में थी। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर है आपकी इंडिपेंडेंस, जो इंग्लिश भाषा में था, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा निकाला गया था ये पत्रिका इंडिपेंडेंस, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी भाषा में के.एम. पनिकर के द्वारा, तो ये थोड़ा स्टेट लेवल के लिए एग्जाम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पैट जैसे एग्जाम के लिए इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड भी इंपॉर्टेंट है आपका, अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पत्रिका चलाई जा रही थी, नेशनल हेराल्ड, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट इसको एक एक को सही से कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये पत्रिकाएं जो होती है वो हो जाती है आपकी यहाँ पे खत्म। अब इस पत्रिका से संबंधित अगर मैंने जो भी चीजें नोट डाउन कराई है तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आज की हमारी क्लास में जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पे कर लिया कवर। नेक्स्ट क्लास में जिस टॉपिक के आपका डिस्कशन होगा, जो आपकी एक ही क्लास रहेगी अब, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके वनडे एग्जाम के रिलेवेंट जो कंटेंट होना चाहिए वो यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है इस क्लासेस में, ठीक है। बाकी अगर हम स्टेट पीसीएस के लिए क्लासेस को जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके लिए बहुत ही थोड़ा डेप्थ में पढ़ा जाएगा, चीज़ों को क्लियरिटी के साथ में पढ़ा जाएगा, ताकि आप मेंस में एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं वो भी चीज़ें आपको ध्यान में आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जितने भी यहाँ पे आपके आतंकवादी रूप से आंदोलन हुए थे, जिसने अहिंसा के रूप में आंदोलन छेड़े थे, ठीक है, जिसमें आप चंद्रशेखर से लेके भगत सिंह देखेंगे, ठीक है, अरविंद घोष को देखेंगे। तो इन
सभी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से ये क्या घृणा करते थे, इन्होंने हिंसा का सहारा लिया था गांधी जी के अगेंस्ट में जाके, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए हम एक एक आंदोलन को एक क्लास में समाप्त कर लेंगे, वो 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकती है, तो आप उस क्लास को भी लेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज मैंने इसलिए आपको क्लास में ऐड नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर आपके ये आंदोलन हुआ उसके बाद में क्या कहानी हुई, ठीक है। तो स्टूडेंट को पढ़ने से ज्यादा कहानी में इंटरेस्ट आता है, इसलिए सबसे पहले इंटरेस्ट से पहले आप अपने टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित अगर आपके कोई भी डाउट है, आपको कमेंट सेक्शन में नंबर दे दिया जाएगा विक्ट्री मेंटरशिप प्लेटफॉर्म के लिए, आप उस पर कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इस क्लासेस को सब स्टूडेंट अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा। सारे स्टूडेंट इस क्लास के साथ में जुड़े, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करके अपने एग्जाम में परफॉर्म करें, ठीक है। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य एक ही होता है कि आप अगर हमारे माध्यम से 5 से 6 क्वेश्चंस भी करके आते हैं तो वो हमारे लिए एक सफलता से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टूडेंट सक्सेस होता है तो वो सफलता उस टीचर के लिए होती है जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका मेहनत सिर्फ इतना बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि स्टूडेंट भी जागरूक हो सके कि हाँ विक्ट्री मेंटरशिप कोई प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे फ्री क्लासेस आपको दी जा रही है बिना पेड के, ठीक है। आजकल हर जगह से आपको बिना मतलब पेड किए हुए क्लासेस नहीं मिलती है, आपको पूरा कवर अप मॉडर्न हिस्ट्री करवाया गया है विक्ट्री मेंटरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो गाइस कोई भी अगर आपको क्लासेस में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा हम इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो पढ़ने का था वो हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको गांधी जी के युग के बाद में अगर एग्जाम के रिलेवेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो गांधी युग के बाद में, ठीक है। गांधी जी 1915 में भारत आए थे, उसके बाद में उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए, यहाँ पे सत्याग्रह यानी कि कौन कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, क्या उनकी भागीदारी रहती है, और उसके बाद में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी 1869 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था गांधी जी का, ठीक है। और 30 जनवरी को 1948 को उनको गोली मारकर, ठीक है, गॉडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, गॉडसे के द्वारा गोली मार के, ठीक है। किसके द्वारा, तो वो थे आपके गॉडसे, ठीक है, गॉडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो गांधी जी के बारे में भी अलग से स्पेशल आपकी शॉर्ट क्लासेस लाई जाएगी, जो महान आपके व्यक्ति रहे थे जिनको देश को आज़ाद कराने के लिए आज जिस तरीके से हम स्वतंत्र होकर जी रहे हैं, जो मन हो वो कर सकते हैं, हमें अपने अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिले हैं। इस अधिकार को दिलाने के लिए हमारे बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जान का बलिदान दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो गांधी जी 2 अक्टूबर को जन्म, 30 जनवरी को उनका देहांत हो जाता है, गॉडसे के द्वारा हत्या कर ली जाती है। गॉडसे की हत्या करने का रीजन क्या था, जब गांधी जी ने अगर आपके माउंट आबू योजना जब लाई गई थी, तब इस माउंट आबू योजना पे यस या नो बोलने का अधिकार गांधी जी को दिया गया था कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए या ना किया जाए, ये आपसे हम परमिशन मांग रहे हैं, ना कि मुस्लिम लीग से मांग रहे हैं। गांधी जी ने इस पे हाँ भर दिया था, ठीक है। और एक गॉडसे इसके खिलाफ थे कि अगर उस दिन पाकिस्तान की अलग देश के मांग को गांधी जी हाँ नहीं बोलते तो शायद पाकिस्तान आज भारत में शामिल होता, और जो आज पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के दुश्मन हो बैठे हैं, एक दूसरे में इतने आपके दोनों के बीच में इतनी घृणाएं फैला दी है कि आज हर एक व्यक्ति से आप पाकिस्तान से पूछोगे तो भारत को मानने को तैयार है, भारत से पूछेंगे तो पाकिस्तान को, लेकिन भारत की इतनी भी नीचता नहीं है कि वो पाकिस्तान के बारे में ऐसा बोलता है, लेकिन फिर भी एक मन में जो आपके मतभेद होते थे वो तो सब में है ही है, ठीक है। तो इसलिए गॉडसे ने आपके
गांधी जी को गोली मार के इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट अच्छे से कवर अप करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि 1947 के बाद में भारत आजाद तो करवा दिया गया, लेकिन उसके बाद में क्या, संविधान कैसे बना, कैसे आपके संविधान के बाद में राज्यों का एकीकरण करना पड़ा। ठीक है, कैसे आर्थिक स्थिति इतनी भारत में कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि पूरी तरह से ब्रिटेन ने लूट तो दिया ही था इसको। तो आपके इतनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसकी खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छे से सुदृढ़ करना था, उनकी शिक्षा को देखकर, उनके चिकित्सा को देखकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के पार्ट में समझेंगे। उससे पहले आज की क्लासेस को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है गाइस, आप सभी अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे और अच्छे से प्रिपेयर होके एग्जाम में जाइएगा। लास्ट बार यही बोलूंगी, इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है तो विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम को एक बार अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। ठीक है गाइस, आपको क्लासेस कैसी लगी मेरे द्वारा पढ़ाई द्वारा, तो आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। अगर मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि होती है पढ़ाने के बाद में, तो आप इसको अपनी छोटी बहन समझ के, ठीक है, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गाइस चलिए, आप सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपनी सफलता को जल्दी हासिल कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए गुड डे।